हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एचबीएससी बोर्ड के द्वारा सामाजिक विज्ञान का जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है हम उसको सॉल्व करेंगे कि कौन से पर्सन के क्या आंसर होंगे। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दयाराम साहनी, बीआरडी बनर्जी, सी जेम्स टोड और डी कनिंगम। इसका आंसर होगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का अर्थ क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, सीखना, ज्ञान, प्रेरणा और पुस्तक। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए हैं, जीसस क्राइस्ट, मार्टिन लूथर, महमूद और इब्राहिम। तो इसका सही आंसर होगा महमूद, हजरत महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद गोरी, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी। इसका आंसर होगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध का वर्णन कीजिए। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो थी वो 1526 में हुई थी और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये हुई थी। इस युद्ध के अंदर बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, ठीक है, और इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था और दिल्ली पर बाबर का अधिकार हो गया था। तो हमें पानीपत के युद्ध के अंदर इतना ही लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से धन की निकासी से आप क्या समझते हैं? धन की निकासी का इसका मतलब ये है कि जो भी इंग्लैंड के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन पर जितना भी खर्चा होता था या उनकी सैलरी पर जो खर्च किया जाता था, इसके अलावा उनके आने जाने का जो भी खर्चा होता था वो सारा खर्चा जो है वो भारत से ही लिया जाता था, जिससे भारत को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि वो जितना भी पैसा था वो ब्रिटिश अधिकारियों पर खर्च किया जाता और उससे भारत को कोई फायदा नहीं होता था। तो दादा भाई नौरोजी ने इसे धन की निकासी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया था? तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में किसानों की स्थिति कैसी थी? यूरोप के अंदर सामंतवादी व्यवस्था थी और सामंती जीवन जो था वो पूरी तरह से कृषि के ऊपर आधारित था। जो सामंत और उपसामंत होते थे वो राजा से भूमि प्राप्त करते और फिर इस भूमि में कृषकों से या किसानों से जो है वो खेती करवाते थे और इन किसानों को दास कृषक कहा जाता था। और इनका जीवन जो था वो बहुत ही कठोर था। इनको काम के लिए कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी, कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, बस उन्हें केवल उपज का कुछ भाग दे दिया जाता था। इसके अलावा वे ज़मीन छोड़कर भी कहीं भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ज़मीन छोड़कर जाना भी उस समय गैर कानूनी था। तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय किसानों की जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे? तो 1857 की क्रांति के कई कारण हुआ करते थे। एक तो अंग्रेज जो थे उनके कारखाने इंग्लैंड में थे और वो उन कारखानों के लिए जो कच्चा माल था वो भारत से लेकर के जाते थे और उस कच्चे माल को फिर तैयार माल में बदलने के बाद वो उसे महंगे दामों में भारत के अंदर बेच देते थे। इसलिए उन्होंने भारत के जितने भी उद्योग और व्यापार थे उनको नष्ट करने की कोशिश की और जब उद्योगों को नष्ट करने की कोशिश की तो उसके कारण देश में गरीबी फैल गई और लोग जो हैं वो ब्रिटिशों से घृणा करने लगे थे, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति हुई थी। इसके अलावा जो भी अंग्रेज सैनिक थे उनको अधिक वेतन दिया जाता था और जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कम वेतन दिया जाता था और उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया जाता था। इसके अलावा एक जो मेन कारण है वो थे सूअर की चर्बी वाले कारतूस। जो भारतीय जो सैनिक थे उनको नई राइफलें दी गई और उनके अंदर गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और भारतीय सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण भी 1857 की क्रांति जो है वो शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने 1957 में आपातकाल क्यों लगाया था? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, 1957 की बजाय यहाँ पर 1975 आएगा। इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था
और इसी के कारण से वो सत्ता में आई थी। लेकिन जैसे ही वो सरकार बनी, 1 वर्ष के अंदर ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। और देश के अंदर बेरोजगारी और गरीबी जो है वो फैल गई, जिसके कारण जनता जो है वो नाराज हो गई। इसके अलावा देश के अंदर आंदोलन होने लगे और कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल खराब हो गई। भारत की जो जनता थी उसका इंदिरा सरकार से बिल्कुल ही विश्वास जो है वो उठ गया था और इसलिए उन्होंने आंदोलन चलाने शुरू कर दिए और इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्यागपत्र देने का दबाव जो है वो बनाया गया। इंदिरा गांधी ने खुद को चारों ओर से घिरता देखकर 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आगे नेक्स्ट है, ये भारत में 3 जगहों के नाम दिए गए हैं जिन्हें मानचित्र के अंदर दर्शाना है। तो पहली जगह है पानीपत जो कि हरियाणा में है। नेक्स्ट है लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद है रोपड़। रोपड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है जो कि पंजाब के अंदर है। आगे नेक्स्ट आते हैं राजनीति शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर किसमें अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है जाति, धर्म, भाषा और ये सभी। इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को बहाल करने के उद्देश्य से नेपाल में एक असाधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया। कब हुआ था ये आंदोलन? अप्रैल 2004, अप्रैल 2005, अप्रैल 2006 और अप्रैल 2007। इसका आंसर होगा अप्रैल 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की अनुमति है। ऑप्शन है कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। इसका आंसर होगा कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय पार्टी कहाँ विद्यमान है? यूएसए और चीन, यूएसए और यूके, यूएसए और भारत, भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर होगा यूएसए और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? यूएसए, भारत, स्पेन और बेल्जियम। तो इसका आंसर होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? तो श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण थे कि वहाँ पर जो 74% मतलब जो अधिकतर जनसंख्या थी वो सिंगलियों की थी। ठीक है। इसके अलावा जो तमिल लोग थे वो वहाँ पर कम थे। जो सिंगली लोग थे वो भी अधिकतर जो क्या है बौद्ध धर्म के थे। इसलिए वहाँ पर सिंगली जो लोग थे उन्होंने अपनी बहुसंख्या के बल पर उन्होंने सिंगली भाषा को राजभाषा घोषित करवा दिया। ठीक है। इसके अलावा जो भी सरकारी नौकरियां थी उसमें भी सिंगली भाषा बोलने वाले लोगों को ही प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा संविधान में भी यह प्रावधान कर दिया गया कि बौद्ध धर्म को ही संरक्षण दिया जाए और बौद्ध धर्म सिंगली लोगों का ही धर्म था और उसी को बढ़ावा दिया गया, जिससे तमिल लोग जो थे वो नाराज हो गए और वहाँ पर जो सिंगली और तमिल लोग थे उनके अंदर भेदभाव उत्पन्न हो गए। तमिल लोगों को लगा कि उनके साथ वहाँ पर अन्याय हो रहा है, उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर बाद में सिंगली व तमिल लोगों के बीच में गृह युद्ध जो है वो उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन बन जाते हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सामाजिक अंतर क्या होता है। सामाजिक अंतर जैसे जाति, धर्म, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको हम सामाजिक अंतर कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब कुछ सामाजिक अंतर कुछ और सामाजिक अंतरों के साथ मिल जाते हैं तो वो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। मतलब सिर्फ एक आधार पर ही सामाजिक अंतर नहीं बल्कि एक से अधिक आधार पर जब सामाजिक अंतर होते हैं तो वो सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर गोरे लोग थे और इसके अलावा अश्वेत जो काले लोग थे उनमें क्या है बहुत सामाजिक विभाजन था। ठीक है। लेकिन उनमें जो अंतर था वो काले और गोरे के अलावा उसमें एक अंतर और भी था कि जो काले लोग थे वो निर्धन थे, गरीब थे, जिसके कारण से ये सामाजिक विभाजन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह और आंदोलन किस तरह से राजनीति पर प्रभाव डालते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह वह समूह होता है जो
सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए या अपने हितों के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। और ये जो दबाव समूह होते हैं, ये एक विशेष मुद्दे को लेकर के एक आंदोलन चलाते हैं, जैसे अभी किसान आंदोलन चला था, ठीक है। इसके लिए संचार साधनों का प्रयोग लेते हैं, जैसे टीवी वगैरह, इंटरनेट, इनका सहारा लिया जाता है ताकि जनता का ध्यान ये अपनी तरफ खींच सके। इसके अलावा ये हड़ताल करते हैं, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, धरने पर बैठते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो कार्य जो हैं वो सरकार पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा रूप है, क्यों? तो इसमें हमें लोकतंत्र के बारे में बताना है। लोकतंत्र जो है वो एक ऐसा शासन है जिसमें जनता का शासन होता है, ठीक है। इसमें जो जनता के प्रतिनिधि या जो 18 वर्ष से ऊपर के जो सभी व्यक्ति होते हैं वो वोट दे करके अपना नेता जो है वो चुनते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सभी से समानता का व्यवहार किया जाता है, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होता है, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और फिर जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के हित के लिए, जनता की भलाई के लिए कार्य करती है। इसलिए जो लोकतंत्र जो है वो सरकार का सबसे अच्छा रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी व्यवस्था जो है वो कई रूप ले सकती है, इसके बारे में हमें समझाना है। आधुनिक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर सत्ता का बंटवारा कई अंगों में होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब विधायिका क्या कार्य करती है? वो कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को या उन फैसलों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो है वो लोगों को न्याय प्रदान करती है। इसके अलावा दूसरी तरह से सरकार जो है वो संघीय प्रकार की और राज्य सरकार की भी हो सकती है। संघीय प्रकार की जो सरकार होती है उसके फैसले जो हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं, जबकि राज्य सरकार के जो फैसले होते हैं वो राज्यों में ही लागू होते हैं। इसके अलावा जो सत्ता जो है उसका बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में किया जा सकता है, जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, ठीक है, ताकि वहाँ पर जितने भी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको सत्ता में समान भागीदारी दी जा सके, सभी लोग समान तरीके से भाग ले सकें। इसके अलावा सत्ता की जो साझेदारी है वो उसका अलग अलग राजनीतिक दलों में भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे आजकल क्या होता है, बहुदलीय प्रणाली है और सभी दलों के लोग जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और प्रत्येक दल जो भी जीतता है वो ही अपनी सरकार जो है वो बनाता है। तो इस तरह से सत्ता की साझेदारी जो है वो विभिन्न तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले संघीय प्रणाली क्या होती है? जिसमें देश के अंदर एक केंद्र सरकार होती है, ठीक है। इसके अलावा हर राज्य के अंदर अपनी अलग अलग जो है वो राज्य सरकार या फिर प्रांतीय सरकार होती है, ठीक है। केंद्र सरकार जो होती है वो राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्तिशाली होती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की में जो शक्तियाँ जो होती हैं उनका अपना अलग अलग जो है वो बंटवारा किया जा सकता है, और दोनों का अपना अपना अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। तो इस तरह से संघीय प्रणाली की जो है वो हमें विशेषताएं जो हैं बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करो। तो राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं? सबसे पहले तो राजनीतिक दल जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जो होते हैं वो नीति और कार्यक्रम बनाते हैं, वो जनता से वादा करते हैं कि वो कौन कौन से कार्यक्रम जो हैं पूरे करेंगे, मतलब अपने कार्यकाल के दौरान वो कौन कौन से कार्य करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो जो नीति और वो कार्यक्रम वो बनाते हैं वो जनता के सामने लाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों का कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। अगर कोई राजनीतिक दल सरकार बनाता है तो फिर वो कानूनों का निर्माण भी करता है। इसके अलावा विपक्ष का निर्माण, राजनीतिक दल के अंदर जो दल हार जाता है वो फिर विपक्ष का निर्माण करता है और जनता को जागरूक करता है। सरकार जो भी कार्य करती है उसके बारे में जनता को जागरूक करने का कार्य विपक्ष का होता है। इसके अलावा जनमत का निर्माण करते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं वो सरकार जनता को बताती है। तो ये सभी राजनीतिक दलों के कार्य हैं जिनको राजनीतिक दल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भूगोल और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।